हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से वन लाइनर सीरीज जो हमारी चल रही थी उसके पार्ट 9 के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 8 पार्ट्स अपलोड करा चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उत्तराखंड अजय रावत वन लाइनर वाले पोर्शन या प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस को और जीएस और हिंदी की पोस्टमास्टर क्लासेस को भी जरूर देखते हुए चलिएगा। वहाँ से भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस के बेस पे रहने वाली सीरीज कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के ऊपर हमारे 2 पार्ट्स आएंगे। कुछ इतिहासकार दोस्तों इन दोनों राजवंशों को एक ही बताते हैं, तो हमें भी ये दोनों राजवंशों को एक ही मानते हुए चलना है और एक ही समझते हुए पढ़ना है। जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो हम डायरेक्टली करते रहेंगे। अगर हम बात करें कि अंग्रेजी इतिहासकार इसी राजवंश को कत्यूरी राजवंश कहते थे, जबकि हिंदी इतिहासकार इसे कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से जानते थे, तो इसीलिए कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश को हमें एक साथ पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो E.T. एटकिंसन के द्वारा कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? एटकिंसन के द्वारा सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से बन सकता है आपके लिए कि कार्तिकेयपुर के स्थान पर सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो E.T. एटकिंसन साहब ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर के स्थान पर कत्यूरी शब्द का अबाध्य प्रयोग किया था। ठीक है, और अपनी पुस्तक हिमालय डिस्ट्रिक्ट पार्ट 2 में इन्होंने कार्तिकेयपुर के राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का अबाध्य प्रयोग किया था, हिमालय डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है, हिमालय डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है 1884 ईस्वी में E.T. एटकिंसन ने अपनी पुस्तक हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में। ठीक है, और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसकी पुस्तक है? ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, एटकिंसन की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था दोस्तों कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंश। कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पर शासन करने वाले प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में जाना जाता है। जबकि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन सा था? तो वो था कुलिंद राजवंश। तो राजनीतिक राजवंश पूछेगा तो कुलिंद राजवंश, और ऐतिहासिक राजवंश पूछेगा तो कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं। और 700 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राजवंश का शासनकाल देखा गया है हमारे इस उत्तराखंड के क्षेत्र पर। 700 से लेकर के 1050 ईस्वी तक, कहीं कहीं आपको 745 से 1053 ईस्वी के आसपास में भी इसका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे कहते हैं? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को ही दोस्तों मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। और उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति भी किसे कहते हैं? कार्तिकेयपुर राजवंश को ही कहते हैं। उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश में कितने परिवारों ने शासन किया था? तो कार्तिकेयपुर वंश में मुख्यतः हमारे 3 परिवारों के द्वारा शासक किया गया था, और 3 परिवारों के 14 शासकों ने यहाँ पे शासन किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में कुल कितने शासक हुए थे, तो 14 शासक हुए थे। कितने परिवार थे दोस्तों? 3 परिवार थे। 3 परिवारों में जो पहला परिवार था वह किसका परिवार था? बसंत देव का परिवार था। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश में हमें 3 परिवार मिलते हैं, इसमें से पहला परिवार किसका परिवार था? बसंत देव का परिवार था। दूसरा परिवार कौन किसका था? तो दूसरा परिवार दोस्तों निम्बर के परिवार के रूप में दूसरा परिवार जाना जाता है। और तीसरे परिवार के रूप में किसको जाना जाता है? तो सालोआदित्य वंश को तीसरे परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? वसंत देव था, इसीलिए इसे वसंत देव वंश के नाम से जाना जाता है। दूसरे परिवार का संस्थापक निम्बर देव था, तो निम्बर वंश के नाम से जाना जाता है। और तीसरे परिवार का जो संस्थापक था वो सालोदित्य था, तो इसे सालोदित्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 परिवार हमें आगे जाके पढ़ने हैं। प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे? बसंत देव थे। दूसरे के कौन थे? निम्बर थे। तीसरे के कौन थे? सालोआदित्य थे। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कुमाऊं नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कुमाऊं नाम की उत्पत्ति दोस्तों चंपावत स्थित कानदेव या कुरमांचल नामक पहाड़ी से मानी जाती है। कानदेव या कुरमांचल नामक पहाड़ी, यानी कि कुरमु जहां पर अचल हो गए उसी को कुरमांचल कहा गया। पहले चंपावत के आसपास के क्षेत्रों के लिए कुरमांचल का प्रयोग होता था, और अभी दोस्तों चंपावत के साथ साथ ही पूरा कुमाऊं मंडल के जो हमारे 6 जनपद हैं उनके लिए कुरमांचल या कुमाऊं शब्द का प्रयोग होता है। और मुस्लिम इतिहासकारों ने इस कुमाऊं को क्या कहा था? कुमायूं कहा था। कुमायूं कहा था। और दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। मैंने आपसे कहा था पहली वीडियो के बाद में कि मैं आपको 3 लिंक दूंगा, वो मैंने उसके कमेंट बॉक्स में पिन भी किए हुए हैं। तो वहां पर से वो 3 की 3 वीडियो आप देख लीजिएगा कि कुमाऊं नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, गढ़वाल नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों पुराणों में किसको क्या क्या कहा गया है, इनकी सीमा कहां से कहां तक थी, वो सारे प्रश्न आपको उन 3 वीडियो से कवर अप करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस ग्रंथ के अनुसार दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने कटेहर के विद्रोही सरदार
खड़गू सिंह का दमन करने के लिए प्रवेश किया तो इससे भयभीत होकर खड़गू सिंह ने कुमाऊं में शरण ली थी। तो तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ के अनुसार दोस्तों दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के द्वारा कटिहार के विद्रोही खड़गू सिंह का दमन करने के लिए उत्तराखंड में आगमन किया गया था। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि कौन से ग्रंथ से हमें खड़गू सिंह के उत्तराखंड प्रवेश के बारे में जानकारी मिलती है, तो तारीख के मुबारक शाही से मिलती है। कनिष्ठ शाही के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर कहा गया है। ठीक है, और यही कार्तिकेयपुर बाद में जाके ब्रह्मपुर या कुमाऊं नाम से भी हमारा जाना जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में भी उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर कहा गया है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख में भी उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर कहा है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में भी उत्तराखंड को क्या कहा है? कार्तिकेयपुर कहा है। ये पांडुकेश्वर नामक स्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है, जहां से हमें एक ताम्रपत्र मिला है। और यहाँ से भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया हमारा दोस्तों क्या? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। और पांडुकेश्वर नामक स्थान से ही हमारे 5 अभिलेख भी मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं? 5 अभिलेख मिले हैं, जो कि ललित सूरदेव के अभिलेख हैं। तो पांडुकेश्वर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ललित सूरदेव से इसका संबंध माना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि है। VVIMP क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है स्टडीज इन द स्कंद पुराण पुस्तक किसकी है? तो स्टडीज इन द स्कंद पुराण पुस्तक के लेखक कौन? ADL अवस्थी जी स्टडीज इन द स्कंद पुराण पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कह के संबोधित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? तो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है 14वीं शताब्दी में परमार वंश के शासक अजयपाल द्वारा 52 छोटे छोटे गढ़ों को जीतने के बाद में उन्होंने एक नया गढ़ बनाया था जिसे गढ़पाला कहा गया था। और उसी गढ़पाला के बाद में इसे हम गढ़वाल नाम से जानते हैं। तो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति अजयपाल के द्वारा की गई थी ऐसा माना जाता है। और सबसे पहले जब उसने 52 गढ़ों को छोटे छोटे गढ़ों को जीता था और उसके बाद में एक नया गढ़ बनाया था जिसे उसने गढ़वाल नाम दिया था, यहीं से हमारी गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये इसके पीछे जो भी कहानियां थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब किया था? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार दोस्तों मौलाराम के द्वारा 1815 में सबसे पहले गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? मौलाराम के द्वारा 1815 में, ऐसा डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी का कहना है। लेकिन इससे पहले ही दोस्तों हम ये जब जानते हैं कि अजयपाल के द्वारा जब 52 छोटे मोटे गढ़ों को जीता गया तो उसके बाद में उसी ने उस टाइम पे उस पूरे क्षेत्र को फिर गढ़वाल का नाम दे दिया था। तो ये कथन थोड़ा सा हमारा गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछाएगा कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब वह किसने किया के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले मौलाराम ने किया 1815 में। ठीक है, यही दोस्तों अगर प्रश्न पूछा आता है कि गढ़वाल के लिए गढ़वार शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? गढ़वार। तो गढ़वार शब्द का प्रयोग किया था किसने? कवि भूषण ने। कवि भूषण ने प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को क्या कहा था? गढ़वार कहा था। क्या? गढ़वार कहा था। और ऐसा माना जाता है कि 17वीं सदी तक दोस्तों गढ़वाल के लिए गढ़वाल और गढ़वार दोनों ही शब्दों का प्रचलन माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है या का संबंध माना जाता है? किस वंश जाति से? तो खस या शक जाति से दोस्तों हमारा कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश का संबंध माना जाता है। किससे? खस से या फिर शक से। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खसों से इनकी विशेषता मिलती है, इनका संबंध खसों से था। कुछ कहते हैं कि शकों से इनकी विशेषताएं मिलती है, तो शकों से इनका संबंध था। ठीक है, और वैसे शकों को खसों का ही अपभ्रंश माना गया है। इसी कारण कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का संबंध खसों या शक जाति से माना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो ललित सूरदेव से संबंधित है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कत्यूरी वंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? अब दोस्तों हम यहाँ से एक्चुअलिटी में कार्तिकेयपुर राजवंश में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। 3 परिवारों के 14 नरेशों ने यहाँ पे शासन किया था। और कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में दोस्तों किसे? बसंत देव को जाना जाता है। इसी बसंत देव को वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है और इसकी राजधानी जोशीमठ चमोली में थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ चमोली में स्थित थी हमारी क्या? कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। और जोशीमठ चमोली में भी हम कह सकते हैं कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी स्थित थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुलिंदो के पतन के पश्चात, मैंने दोस्तों आपको ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जब कुलिंदो का पतन हुआ तो उसके बाद में उत्तराखंड में अनेक राजवंशों का उदय हुआ, इसमें गोविसाण हुआ, कालसी, लाखामंडल और कुछ छोटे मोटे राज्य भी शासन करते हैं। ठीक है, इसके बाद ही हमने पढ़ा शक, कुषाण, यौधेय वंश के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। यौधेय कुलिंदो के समकालीन थे। फिर जौनसार बाबर देहरादून क्षेत्र में कर्तपुर राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य के अंदर कर्तपुर राज्य का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर मौखरी नागों का अधिकार होता है। यदु राजवंश के बाद में नाग का, नाग के बाद में मौखरी का, मौखरी के बाद में वर्धन वंश का शासन होता है। और वर्धन वंश के बाद में ही दोस्तों यहाँ पे हमारा
एक नए राजवंश का उदय होता है, वो होता है हमारा क्या, कार्तिकेयपुर राजवंश। जब ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया जाता है, ग्रहवर्मन को हराया जाता है, उसके बाद में हमारा मुख्यतः कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत होती है। तो ये सारी स्टोरियाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात में राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। संसार में एक नई राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय इसी बीच में हुआ था, ठीक है। और जो ये बसंत देव था, यह दोस्तों किसका सामंत था, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ इतिहासकार कहते हैं ये ललितादित्य मुक्तापीठ का सामंत था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये यशोवर्मन का सामंत था, ठीक है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। वैसे यशोवर्मन वाला ऑप्शन ज्यादा सही लगता है, लेकिन कुछ कुछ कहते हैं कि जब यशोवर्मन को ललितादित्य मुक्तापीठ ने हरा दिया था, तो उसी के बाद में यह यशोवर्मन का क्या बन गया था, ये मतलब पहले ही यशोवर्मन का था। यशोवर्मन को जब ललितादित्य मुक्तापीठ हरा हरा देते हैं, तो फिर ये मुक्तापीठ का सामंत बन जाता है, और उसी के बाद में यह ललितादित्य मुक्तापीठ के मृत्यु के बाद में अपने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देता है और एक नए राजवंश की नींव डालता है। इसे हम कहते हैं क्या, कार्तिकेयपुर राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन है, प्रश्न एग्जाम में इंपोर्टेंट ये बनता है। तो बसंत देव या वासुदेव या बसंतन को दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और ये जो पोर्शन था ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। किस शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोशीमठ का नरसिंह मंदिर बसंत देव के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि जोशीमठ का नरसिंह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो बसंत देव, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था या कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था, इसी के द्वारा जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया गया था। किस शिलालेख के अनुसार, तो बागेश्वर शिलालेख के अनुसार। बागेश्वर से दोस्तों ललित पुत्र भूदेव भूदेव का एक शिलालेख मिला है। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने किया था, बसंत देव ने किया था, ठीक है। बसंत देव ने ही दोस्तों परमधारक महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, और बागेश्वर में एक देव मंदिर के लिए स्वर्णेश्वर नामक गांव भी दान में दिया था। तो प्रश्न इंपोर्टेंट दोस्तों ये भी है कि बागेश्वर में एक देव मंदिर के लिए स्वर्णेश्वर नामक गांव किसके द्वारा दान में दिया गया था, तो बसंत देव के द्वारा दान में दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ से थी, कहाँ पर थी, तो कार्तिकेयपुर के जोशीमठ के पास में स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे चमोली जनपद में इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। याद रखना है आपको ये पॉइंट, ठीक है। और इसे परमधारक महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण भी कराया था। अगला दोस्तों ये था पहला परिवार, ठीक है। तो पहला परिवार कौन सा था, बसंत देव का परिवार था। और बसंत देव के परिवार से हमें कुल कितने राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो कुल दोस्तों इसमें से हमें 5 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है कार्तिकेयपुर राजवंश में, जो हमारा बसंत देव का परिवार था उससे, ठीक है। जिसमें से एक राजा का नाम मिट गया, इनके बसंत देव के बाद में जो उसका पुत्र था उसका नाम मिट गया है। फिर बसंत देव के बाद में खरपर देव आता है, फिर खरपर देव के बाद में अधिराज देव आता है, और उसके बाद में तो फिर दोस्तों हमारा क्या, त्रिभुवन राजदेव आता है। उससे पहले कुछ एक दो फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसका राजभाषा क्या थी, ठीक है। तो इनकी राजभाषा थी दोस्तों क्या, संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा दोस्तों पाली थी, ठीक है। क्या थी, पाली। और कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश की लिपि क्या थी, तो लिपि थी दोस्तों कुटिला। ये 3 के 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं, कुटिला, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो कत्यूरी राजवंश के कार्यकाल को या कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्यकाल को उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बाकी कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमें कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं, तो पांडुकेश्वर अभिलेख मिलता है दोस्तों, कंडारा अभिलेख मिलता है, और चंपावत से बालेश्वर मंदिर से भी हमें एक ताम्रपत्र मिला हुआ है, और जागर और लोक गाथाओं से भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, खरपरदेव वंश की स्थापना किसने की, तो खरपरदेव वंश की स्थापना दोस्तों खरपरदेव के द्वारा की गई थी, ठीक है। देखिए बसंत देव के द्वारा प्रथम परिवार की स्थापना की जाती है। महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। इसके अनुसार एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। इसके द्वारा जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराता है, ठीक है। और इसके बाद में इसका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम मिट गया है, कौन पुत्र था ये बतानी, ठीक है। और उसके बाद में राजा कौन बनता है, खरपर देव बनता है। और खरपर देव क्या करता है, खरपर देव वंश की स्थापना करता है। तो खरपर देव वंश का संस्थापक कौन था, खरपर देव था। यह बसंत देव के पुत्र को हटाकर क्या बनता है, राजा बनता है। अगला प्रश्न, खरपर देव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, जिसने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी और किरात पुत्र को हराकर उससे संधि की थी। तो खरपर देव वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है दोस्तों किसको, त्रिभुवन राजदेव को। किसको, त्रिभुवन राजदेव को इसका सबसे प्रतापी शासक और प्रथम परिवार के अंतिम शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो खरपर देव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, त्रिभुवन राजदेव था। खरपर देव वंश का संस्थापक कौन था, खरपर देव ही था, ठीक है, जिसने बसंत देव के पुत्र को मारकर सत्ता हथिया ली थी, ठीक है। भूदेव के अभिलेख के अनुसार त्रिभुवन देव के पिता कल्याण राज थे और माता का नाम लद्धा देवी था, ठीक है। अब त्रिभुवन राजदेव के अनुसार क्या है, इसके पिताजी का नाम क्या था, त्रिभुवन अधिराज देव था, या जो कल्याण राज था, और माता का नाम क्या था, लद्धा देवी था। अब दोस्तों ये नाम अलग अलग मिलते हैं, उतना डीप प्रश्न नहीं पूछेगा। नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि त्रिभुवन राजदेव खरपर देव वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था। किस अभिलेख के अनुसार राजा त्रिभुवन के समय बंगाल के पाल शासक
धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो नालंदा अभिलेख के अनुसार दोस्तों हमें जानकारी मिलती है कि त्रिभुवन राज के समय पे, जो कि त्रिभुवन राजदेव था, खरपरदेव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक या प्रतापी शासक माना जाता है, इसके समय पे बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिसमें त्रिभुवन देव की हार हो गई थी और धर्मपाल जीत गया था। और इसी के बाद में हमारा द्वितीय परिवार शुरू होता है, जिसे हम निंबर परिवार या निंबर वंश के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश का द्वितीय परिवार किस नाम से जाना जाता है? तो निंबर वंश से जाना जाता है। तो प्रथम परिवार में याद रखना है बसंत देव के बारे में हमने पढ़ा, बाकी थोड़ा बहुत हमें खरपर देव के बारे में जानना है, फिर हमें उसके बाद में खरपर देव के बारे में, उसके सबसे प्रतापी शासक त्रिभुवन राजदेव के बारे में पढ़ना था। और त्रिभुवन राजदेव को फिर वो हार जाता है। उसके बाद में निंबर वंश की यहाँ पे स्थापना होती है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में द्वितीय परिवार कौन सा था? निंबर वंश था। निंबर वंश के संस्थापक कौन थे? निंबर देव को निंबर वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कौन? निंबर देव को निंबर वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। द्वितीय परिवार में कुल कितने राजा होते हैं? तो 4 राजा होते हैं। निंबर, जो कि इसके संस्थापक होते हैं निंबर वंश के, उसके बाद में आता है इष्टगण, फिर आता है ललित सूरदेव, और तीसरा फिर अगला आता है दोस्तों क्या? भूदेव। निंबर देव शैव मत के अनुयायी थे। तो निंबर देव या निंबर जो वंश था किसका अनुयायी था? तो शैव मत का ही अनुयायी था। निंबर देव ने जागेश्वर के मंदिर समूह व विमानों का निर्माण करवाया था। तो जागेश्वर के मंदिर समूह व विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो निंबर देव के द्वारा किया गया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? नाथू देवी था। ये भी आपको याद नहीं रखना है ज़्यादा, बस ये याद रखना है कि जागेश्वर के मंदिरों या जागेश्वर के मंदिर समूह व विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था जागेश्वर के मंदिर में? तो निंबर देव के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद में अगला शासक होता है हमारा कौन दोस्तों? इष्टगण। ठीक है, इष्टगण देवी भी जिसे कहते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा शासक या उत्तराखंड का प्रथम ऐसा शासक जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का प्रयास किया, कौन था दोस्तों? वह था इष्टगण। ठीक है, यह कार्तिकेयपुर राजवंश का या उत्तराखंड के इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं की और गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार कर उसका एकीकरण करना चाहा और उसे एक सूत्र में बांटना चाहा। तो प्रश्न वही है कि निंबर देव के पुत्र इष्टगण देव ने संपूर्ण उत्तराखंड को एकीकरण करने का प्रयास किया और इसकी पत्नी का नाम क्या था? धरा देवी था। तो जागेश्वर में के मंदिर समूह विमानों का निर्माण किसने कराया था? यह निंबर देव ने कराया था। इसके पुत्र इष्टगण देव ने क्या किया? समस्त उत्तराखंड का एकीकरण किया और कुमाऊं और गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार करके उसे एक सूत्र में बांटने का प्रयास किया। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इष्टगण के संबंध में। फिर अगला प्रश्न है कि इष्टगण के द्वारा ही दोस्तों जागेश्वर में सबसे अधिक मंदिर बनाए गए और जागेश्वर के नटराज मंदिर, दुर्गा मंदिर, लुकलीस मंदिर, महेश मर्दिनी मंदिर आदि मंदिरों का निर्माण भी इष्टगण के द्वारा ही किया गया था। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि जागेश्वर में नवदुर्गा मंदिर, महेश मर्दिनी मंदिर, लुकलीस मंदिर और नटराज के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इष्टगण के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? इष्टगण के द्वारा कराया गया था। और जागेश्वर में मंदिर समूह और विमानों का निर्माण किसने कराया था? निंबर देव ने कराया था। जबकि लुकलीस, दुर्गा, महेशमर्दिनी, नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इष्टगण ने कराया था। और इसी ने उत्तराखंड का विस्तार करके इसे एक सूत्र में बांटने का भी प्रयास किया था। फिर इष्टगण के बाद में इसका पुत्र होता है कौन दोस्तों? ललित सूरदेव। ललित सूरदेव को ही दोस्तों कत्यूरी राजवंश या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। और इसी ललित सूरदेव का अभिलेख हमें मिलता है दोस्तों कौन सा? पांडुकेश्वर अभिलेख, जो कि संस्कृत में लिखा गया और पाली लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इष्टगण का पुत्र था कौन? ललित सूरदेव। इसे कत्यूरी राजवंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी और शौर्यवान शासक माना जाता है। ठीक है, ललित सूरदेव की 2 शादियां मानी जाती है, समा देवी और लया देवी, इसकी 2 पत्नियां थी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे गरुड़ भद्र की उपाधि दी गई है। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ललित सूरदेव से है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को किसकी उपाधि दी गई है? तो गरुड़ भद्र की उपाधि दी गई है और इसे विष्णु का अवतार यानी कि वाराह अवतार बताया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों ललित सूरदेव को ही पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान भी बताया गया है। और यह प्रश्न दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसे या किस शासक को कलिपलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है? तो वह है दोस्तों कौन? ललित सूरदेव। याद रखना है आपको। ठीक है, प्रश्न फॉर्मेट में मैं बना के आपको दे रहा हूं, बस आप इनको नोट करिए। फिर ललित सूरदेव का पुत्र होता है कौन? भूदेव। और भूदेव के द्वारा क्या किया जाता है? बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है। कहाँ पे? बागेश्वर। तो बागेश्वर स्थित बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भूदेव के द्वारा कराया गया था। ठीक है, बाकी ललित सूरदेव के बारे में दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि सबसे प्रतापी शासक था और कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार ललित सूरदेव के समय पर ही हुआ था और इसी कारण इसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में भी जाना जाता है और एक महान निर्माता के रूप में भी ललित सूरदेव को जाना जाता है। और करीबन करीब 832 ईस्वी में इस सिंहासन पर बैठा था ऐसा माना जाता है। और इसके शासनकाल के 21वें और 22वें वर्ष में इसके 2 ताम्रपत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। पहला है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जिसमें इसे कल पलंक धरती में मग्न अवतार के अवतार बताया गया है, मतलब कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के वराह अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, और सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी इसी को जाना जाता है। ठीक है,
इसके बाद में इसका पुत्र होता है कौन, भूदेव, और भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है कौसानी में, ठीक है। तो बैजनाथ घाटी कौसानी जो कि बागेश्वर जनपद में पड़ता है, उसके आसपास में गरुड़ के पास में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। और इसी ने कत्यूर वंश की प्रारंभिक सभी शासकों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो भूदेव का भी हमें दोस्तों बागेश्वर से क्या मिला है, एक अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है। भूदेव दान के लिए काफी प्रसिद्ध था, तो दान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है भूदेव को। और भूदेव बौद्ध धर्म का विरोध करता था। प्रश्न आपसे एग्जाम में दोस्तों ये बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, तो भूदेव ही बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, ठीक है। इसके शासनकाल में ही सनातन संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो उत्तराखंड में सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार किसके समय पर हुआ था, तो भूदेव के समय पर ही हुआ था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो द्वितीय परिवार में निम्बर वंश, इष्टगण, ललित, सूर्यदेव और भूदेव के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, वो मैंने आपको करा दिए हैं। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शंकराचार्य जी का उत्तराखंड आगमन किसके समय पर हुआ था, तो भूदेव के शासनकाल में ही ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी उत्तराखंड आए थे और शंकराचार्य जी ने जोशीमठ की स्थापना करी थी। तो जोशीमठ को शंकराचार्य जी की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो शंकराचार्य जी उत्तराखंड किसके शासनकाल में आए थे, भूदेव के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और इनके द्वारा यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। और शंकराचार्य की तपस्थली के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो जोशीमठ को शंकराचार्य जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। और जोशीमठ के संस्थापक के रूप में भी शंकराचार्य जी को ही जाना जाता है। और वहीं दोस्तों शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के रूप में कौन से स्थान को जाना जाता है, तो केदारनाथ को शंकराचार्य जी के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। और 820 ईस्वी में केदारनाथ में शंकराचार्य जी के द्वारा अपना देह त्याग यानी कि शरीर त्याग कर दिया गया था। और मात्र 32 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, ऐसा भी दोस्तों माना जाता है। अब शंकराचार्य जी किसके समय में उत्तराखंड आए थे, कहीं कहीं लिखा गया कि ये भूदेव के समय पे उत्तराखंड आए थे, कहीं कहीं दोस्तों एक दो किताबों में इष्टगण के समय पे भी बताया गया कि इष्टगण के समय पे हमारा उत्तराखंड में आए थे, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन में जो भी मिलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। कहीं कहीं बताया गया कि भूदेव के समय पे आए थे, भूदेव के समय पे इन्होंने जोशीमठ में तपस्थली ली थी। या ऐसा हो सकता है कि दोस्तों उत्तराखंड ही आए हों इष्टगण के समय पे और भूदेव के समय पे इनका देह त्याग कर दिया हो इन्होंने। तो अब ये इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इतिहासकारों के बीच में भी, लेकिन जैसा भी प्रश्न बनेगा फिर आप एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। और अद्वैतवाद के दार्शनिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। निम्बर वंश के बाद में किस वंश की स्थापना हुई थी,